नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान और इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने दशकों तक जम्मू कश्मीर की किस्मत को तय किया। अनुच्छेद 370। हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, ये कैसे बना और फिर कैसे 2019 में इसे इतिहास बना दिया गया। चलिए इस कहानी की शुरुआत क्लाइमैक्स से करते हैं। तारीख थी 5 अगस्त 2019। ये वो ऐतिहासिक दिन था जिसने जम्मू कश्मीर के 70 साल से भी ज्यादा पुराने संवैधानिक दर्जे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर हुआ क्या था उन दिनों में? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला लिया जा सका? अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? चलिए उस समय की घटनाओं के तेज घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 72 घंटों के अंदर पूरा नक्शा ही बदल गया। 2 अगस्त को अचानक अमरनाथ यात्रा रोक दी जाती है। 4 अगस्त की रात को घाटी के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है और 5 अगस्त की सुबह संसद में वो प्रस्ताव पेश होता है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ या फिर ये एक बहुत सोची समझी लंबी रणनीति का आखिरी पड़ाव था? तो वो कौन सी राजनीतिक और संवैधानिक रणनीति थी जिसने इतने बड़े बदलाव को मुमकिन बना दिया? ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसके पीछे एक मल्टी स्टेप प्लान था। चलिए इस पूरे पॉलिटिकल प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसकी नींव 2015 में ही रख दी गई थी, जब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई, जो एक तरह का असंभव गठबंधन था। फिर जून 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद जैसा कि जेएनके के संविधान में था, पहले 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगा और उसके बाद दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और यही राष्ट्रपति शासन इस पूरी रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा था। और इसी दौरान नवंबर 2018 में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। जब दूसरी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश कर रही थीं, तब कहा गया कि राजभवन की फैक्स मशीन ही खराब है। इस एक छोटी सी कह सकते हैं कि तकनीकी खराबी ने विपक्ष की सरकार बनाने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और राष्ट्रपति शासन के आगे जारी रहने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और यहीं पर इस पूरी रणनीति का असली राज छिपा है। राष्ट्रपति शासन लगने का सीधा मतलब था कि राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास चली गईं और जो राज्य की विधानसभा की शक्तियां थीं वो सारी की सारी भारतीय संसद के पास आ गईं। मतलब अब जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी कानून या फैसला लेने का अधिकार दिल्ली के पास था। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये बदलाव किया कैसे गया, लेकिन चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद 370 था क्या जिसे हटाया गया। इसकी कहानी शुरू कहां से हुई? इसकी कहानी शुरू होती है 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र से। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसके तहत महाराजा हरि सिंह ने सिर्फ 3 विषयों पर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की सहमति दी थी। ये थे रक्षा, विदेशी मामले और संचार। ये साफ था कि बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार रियासत के पास ही रहेगा। भारत और जम्मू कश्मीर के इसी अनोखे रिश्ते को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था, जिसका शीर्षक ही है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, यानी अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद संविधान बनाने वाले भी इसे हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते थे। ये टेबल देखिए, ये अनुच्छेद 370 के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां भारत के दूसरे राज्यों पर संसद हर विषय पर कानून बना सकती थी, वहीं जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर किसी भी और विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी था। यही वो स्वायत्ता थी जो इस अनुच्छेद से मिलती थी। अब सवाल यह था कि अगर ये अस्थायी था तो इसे हटाया कैसे जा सकता था? अनुच्छेद में ही इसे हटाने की प्रक्रिया दी गई थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। और वो पेंच ये था कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। मतलब ये एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह था जिसकी चाबी दशकों पहले ही फेंक दी गई हो। अब इस ताले को खोला कैसे जाए? ये सबसे बड़ी संवैधानिक पहेली थी।
अब अनुच्छेद 370 से ही एक और बहुत अहम और विवादित प्रावधान निकला, जिसका नाम था अनुच्छेद 35A। इसे 1954 में एक राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। तो ये अनुच्छेद 35A करता क्या था? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार देता था कि वो तय करे कि राज्य का स्थायी निवासी कौन होगा। इसके कारण राज्य के नागरिक एक तरह से दो श्रेणियों में बंट गए थे, एक स्थायी निवासी और दूसरे गैर स्थायी निवासी, जिसमें बाकी भारतीय नागरिक भी शामिल थे। और इन स्थायी निवासियों को कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, जैसे सिर्फ वही लोग राज्य में जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। राज्य सरकार की नौकरियां भी सिर्फ उन्हीं के लिए होती थीं। राज्य में बसने का और स्कॉलरशिप जैसी सरकारी मदद पाने का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं को था। इसका मकसद राज्य की डेमोग्राफिक पहचान को बचाना बताया गया, लेकिन इसके आलोचक इसे बाकी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव मानते थे। तो चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। कैसे उस बंद दरवाजे वाली समस्या को सुलझाया गया? कैसे राजनीतिक रणनीति और संवैधानिक दांव-पेच एक साथ आए? ये इस कहानी का फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिसने उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक अलग ही चाबी का इस्तेमाल किया, और वो चाबी थी संविधान का अनुच्छेद 367। ये एक बहुत ही स्मार्ट संवैधानिक कदम था। अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल करके संविधान सभा शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया गया। उसे रीइंटरप्रेट करके विधानसभा कर दिया गया। मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था, अब उसे लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाना था। और जैसा कि हमने देखा, राष्ट्रपति शासन के कारण विधानसभा की सारी शक्तियां तो संसद के पास थीं। तो बस संसद ने ही विधानसभा की तरफ से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 70 हटाने की सिफारिश कर दी। और संसद की इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने एक घोषणा जारी करके अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित कर दिया। और बस इसी के साथ 70 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे एक कानूनी और संवैधानिक ढांचे का अंत हो गया। तो इसका सीधा और सबसे बड़ा नतीजा ये है कि अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान बिना किसी शर्त के जम्मू और कश्मीर पर लागू होते हैं। वो विशेष दर्जा खत्म हो गया है और क्षेत्र का कानूनी ढांचा पूरी तरह से बाकी भारत के साथ एक हो गया है। तो एक अस्थायी प्रावधान जो 70 सालों तक एक तरह से स्थायी बना रहा, उसके हटने का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कानून का अंत नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नए और अनिश्चित भविष्य की शुरुआत भी है। ये घटना हमें कानून, समय और राजनीति के जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है।